उससे पूछ लो, उससे पूछ, वो ठीक हो जाएगा। ऑन है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे मास मूवमेंट के बारे में। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, कोई नहीं, आगे हम अपना कंटिन्यू करते हैं। तो टॉपिक जैसा हमारा है कि वेदरिंग एंड मास मूवमेंट। तो वेदरिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो उसके बारे में हम लोग ये बात कर रहे थे कि एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक, मेन जो वेदरिंग है या इरोजन है या मास मूवमेंट है, ये सब कहाँ से निकल के आ रहे हैं। आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने आपको एक क्लास किया था, उस क्लास में बताया था कि एंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, ये एक पूरा एक बहुत बड़ी चेन है। इससे सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अगर हम क्रस्ट के अंदर की बात करते हैं, क्रस्ट के अंदर मैग्मा है या एस्थनोस्फीयर है, वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, वहाँ से कैसे वेव्स आ रही हैं, प्लूम्स आ रहे हैं, और वो क्रस्ट को किस तरह से क्रस्ट पे कैसे इफेक्ट डालते हैं। तो वो सारी चीज़ें एंडोजेनेटिक के अंदर आती हैं। और एक्सोजेनेटिक में क्या था कि जो भी लैंड फॉर्म्स बन के तैयार हो रहे हैं क्रस्ट पर, तो उनको वो ग्रेडेशन करने का काम करते हैं। सीधी सी बात आप कह सकते हो कि जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं वो स्थल खंड पर जो स्थलाकृतियाँ हैं या स्थल मंडल पर जो स्थलाकृतियाँ हैं उनको मिटाने का प्रयास करते हैं, उनको तोड़फोड़ करके जो धरातल है या सरफेस है उसको प्लेन करने की कोशिश करते हैं। एक समरी है ये एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक की, ठीक है। तो एक्सोजेनेटिक में हमें ये ध्यान देना है कि एक्सोजेनेटिक का क्या रोल रहा। फिर सरफेस के बाहर की बात हो गई, सतह पर हो गई, सतह पृथ्वी की सतह पर जो बल काम करता है उसको हम एक्सोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। और उस एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से बहुत सारे चीज़ें निकल के आती हैं जो आगे भूगोल पढ़ने में या जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ने में हमें हेल्प करती हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ों उनमें से कुछ पार्ट हम आज पढ़ने वाले हैं जो कि वेदरिंग और मास मूवमेंट के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। तो टॉपिक थोड़ा सा आज का टेक्निकल है, आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि कुछ टर्म्स भी ऐसे हैं जो आपको कठिन लग सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है क्योंकि इसी का सारा जो सरफेस पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सरफेस पे जो ग्रेडेशन का काम हो रहा है, समतलन का काम हो रहा है, वो सब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस और उसके एजेंट के थ्रू होता है। तो कुछ बातें आपको भूगोल में हमेशा ये ध्यान रखनी है कि जैसे एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या है, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या हैं। अब एक्सोजेनेटिक की फोर्स की बात अगर हम करते हैं तो स्पेशली उसमें जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते हैं, भू आकृतिक प्रक्रियाएँ, ठीक है, भू आकृतिक कारक, एजेंट्स, वेदरिंग, इरोजन, मास मूवमेंट, ये सब क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से रिलेटेड हैं। तो इनके बारे में हमें हमेशा इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये क्या चीज़ें हैं और इनका रोल क्या रहता है। जैसे प्लेट्स के बारे में हमने बात की थी, तो प्लेट एक किसका टेक्निकल पोर्शन है, प्लेट टेक्टोनिज्म जो है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो क्या है, इसका एक टेक्निकल सेक्शन है। इसी तरह से दूसरा टेक्निकल सेक्शन जो होता है वो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में होता है। तो हम इसको अगर थोड़ा सा एक्सोजेनेटिक फोर्स का जो हमारा चार्ट था उसको एक बार देख ले तो क्या निकल के आएगा। एक्सोजेनेटिक टॉपिक हमारा क्या है, वेदरिंग एंड मास मूवमेंट। हिंदी में लिख देता हूँ, अपक्षय एवं द्रव्यमान संचलन। ठीक है, अब ये कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, मतलब ये कौन सी क्रिया के अंदर आता है, ये हमें ध्यान देना है। तो एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक दोनों चीज़ों को पैरेलल में आपको लेके चलना है। दो फोर्स मैंने आपको बताया, जियोमॉर्फोलॉजी जब मैंने फर्स्ट डे आपको पढ़ाई थी तभी मैंने आपको कहा था कि एंडोजेनेटिक फोर्सेस, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस और 3 टाइप्स ऑफ रिलीफ, यानी रिलीफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, रिलीफ ऑफ सेकंड ऑर्डर, रिलीफ ऑफ थर्ड ऑर्डर। इन्हीं सब का जो मैकेनिज्म है वो जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। कहाँ पर कैसे अप्लाई होना है ये हम डिफरेंट टॉपिक्स में पढ़ते हैं।
ठीक। तो एंडोजेनेटिक में आपने देखा कि सडन मूवमेंट, डायस्ट्रोफिक मूवमेंट, वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक, ये सारी चीज़ें आपने देखा। अब उसके बाद हम एक्सोजेनेटिक पे जब आ रहे हैं, तो एक्सोजेनेटिक में आपको एक चीज़ बताई थी, डेन्यूडेशन, याद आ रहा होगा। तो थोड़ा यहाँ देख लेते हैं हम कि फोर्स को जब हमने डिवाइड किया था, तो वो फोर्स 2 भागों में बना था, जिसमें से हम आज एंडोजेनेटिक की बात नहीं कर रहे, हम एक्सोजेनेटिक की बात करेंगे। और इसमें हमने क्या देखा था, डेन्यूडेशन। ठीक है। और डेन्यूडेशन में क्या था, डेन्यूडेशन में क्या क्या होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या होता है। तो यहाँ सीधी सी बात हमें ये ध्यान देनी है कि जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस है होते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का क्या रोल होता है, वो सरफेस के ऊपर रह के काम करते हैं। इनको पहले हमने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था, अब इनको 1 बाय 1 हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से वो भूपटल पर या स्थलमंडल पर जो स्थलाकृतियाँ हैं उनका ग्रेडेशन या समतलन करती हैं। ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक्सोजेनेटिक, इसको यहीं पे रोकते हैं, थोड़ा सा हम चीज़ों को और आगे देखते हैं। अब एक्सोजेनेटिक की फोर्स, जो एक्सोजेनेटिक फोर्स है, इसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। इसकी हमने क्या बात की कि पृथ्वी की सतह पर जो बल काम कर रहा है, जो सरफेस है, इस सरफेस पे कोई स्थलखंड ये है, एक स्थलखंड ये बना हुआ है, डिफरेंट टाइप की टोपोग्राफी है। ठीक है। और ये जो टोपोग्राफी है उसको आप देखिए ग्लोब पे कैसे होगा। ग्लोब में आप ऐसे देख सकते हैं, ग्लोब में आप देखिए इक्वेटर की बात हो गई, कैंसर हो गया, कैप्रिकॉर्न हो गया, थोड़ा सा और इधर दिखा दें, और ये आर्कटिक सर्किल और ये अंटार्कटिक सर्किल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब इसमें ये सब तो है ही, इसमें आप ये देखिए कि सरफेस, ये डिफरेंट जो ग्लोब है हमारा, उस ग्लोब में आप देखिए कि डिफरेंट जोन्स आ गए, क्लाइमेटिक जोन्स आ गए। तो कोई भी फोर्स होगा तो वो क्या होगा, उसकी आप स्थिति ये देखिए कि अगर ये पार्ट है, कोई ट्रॉपिकल जोन है, ट्रॉपिकल जोन में एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं, वो किस तरह से काम करेंगे, टेम्परेट जोन में किस तरह से कार्य करेंगे, और जो हमारा लास्ट फ्रीजिड है या शीत कटिबंध है उसमें किस तरह से कार्य करेंगे, ये बात ध्यान देने वाली है। तो आप जानते हैं कि सरफेस पे विभिन्न प्रकार के ये जो सरफेस है, धरातल है, इक्वेटर टू पोल या पूरी पृथ्वी की हम बात करें तो विभिन्न प्रकार की यहाँ पर जलवायु प्रदेश मिलते हैं, क्लाइमेटिक जोन्स मिलते हैं। कहीं आप देखिए शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, कहीं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, कहीं शीत कटिबंधीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर हर स्थान पर जो एक्सोजेनेटिक एक्टिविटीज़ होंगी, जो भूआकृतिक प्रक्रम होंगे, वो सब कैसे होंगे, वो सब अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होंगे, जिनका कारण क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, यानी तापमान और वर्षण। वर्षा नहीं कहा मैंने, वर्षण कहा, इसको भी ध्यान रखिएगा कि वर्षा और वर्षण में क्या अंतर होता है, ये आगे पढ़ेंगे हम क्लाइमेटोलॉजी में। फिलहाल आपको ध्यान देना है कि जो प्रेसिपिटेशन है और टेम्परेचर है वो डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट होता है, तो उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है जो एक्सोजेनेटिक एक्टिविटीज़ हैं उनको संपन्न होने में या उनकी क्रिया होने में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि एक्सोजेनेटिक का एक फॉर्म होता है डेन्यूडेशन, अनाच्छादन। ठीक है। तो सीधा आप कह सकते हो कि जो जितने भी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं या जो एक्सोजेनेटिक फोर्स है वो क्या करता है, उसको सामान्य रूप से हम एक शब्द दे देते हैं, अनाच्छादन या डेन्यूडेशन कह देते हैं। और जिसमें अनाच्छादन शब्द का अर्थ होता है, चट्टान के संदर्भ की बात हो रही है, किसी भी चट्टान को निरावृत करना या उसके आवरण को हटाना, जिसको हम स्ट्रिप ऑफ भी कह देते हैं। किसी भी चट्टान के आवरण को हटाना जो अनाच्छादन का एक शाब्दिक अर्थ होता है, जिसको हम स्ट्रिप ऑफ कह देते हैं। ये बात समझ में आ रही है? एक्सोजेनेटिक फोर्स, डेन्यूडेशन। अभी आपको बताया गया कि एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या करता है, जो स्थलखंड पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनी हुई हैं, उन सभी स्थलाकृतियों को तोड़कर उन्हें समाप्त करके एक समतल मैदान में परिवर्तित करना चाहता है।
एंडोजेनेटिक फोर्स ने क्या किया था, जो हमारे पास सरफेस थी उस सरफेस पे डिफरेंट लैंडफॉर्म से जैसे ये उसको बनाया था एंडोजेनेटिक ने, और एक्सोजेनेटिक क्या कर रहा है, इनको सबको तोड़ के काट छाट के प्लेन करने की कोशिश करेगा, ग्रेडेशन करेगा। ठीक है, अब आप देखिए एक्सोजेनेटिक को हमने चेंज करके या इसका दूसरा फॉर्म कह दिया डेन्यूडेशन, अनाच्छादन। अनाच्छादन, अनाच्छादन का शाब्दिक अर्थ क्या है, चट्टानों की संदर्भ की ही बात हो रही है, पृथ्वी की बाह्य सतह की बात हो रही है, निरावृत करना या आवरण को हटाना, स्ट्रिप ऑफ, ये अनाच्छादन का एक शाब्दिक अर्थ होता है। तो आप देखिए स्ट्रिप ऑफ या आवरण हटाने से मतलब क्या है कि कोई भी चट्टान है उसकी एक परत हटा दी, या कोई लैंडफॉर्म है उसके आवरण को हटाया। तो आवरण को हटाने का मतलब क्या है कि एक आवरण, एक परत हटी, फिर दूसरी हटी, धीरे 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 जो ये शक्ति है एक्सोजेनेटिक फोर्स या डेन्यूडेशन वाली, वो क्या करेगी, चट्टान को तोड़ तोड़ कर एक समतल मैदान में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो इसका एक शाब्दिक अर्थ भी आपकी समझ में आया। अब हमें ध्यान देना है कि डेन्यूडेशन, अनाच्छादन, अनाच्छादन आप ऐसे कह सकते हो कि बाह्य बल या बाह्य शक्ति या एक्सोजेनेटिक फोर्स एक बड़ी शक्ति हो गई, उसी शक्ति का एक दूसरा रूप डेन्यूडेशन हो गया। आप कह सकते हो वो कंट्रोलिंग फैक्टर ये हो गया। अब इसके साथ छोटे छोटे इसके और भी कुछ टाइप कह सकते हो या कुछ और क्रियाएं हैं जिनको मिला के डेन्यूडेशन बनता है, या उन्हीं सब का एक मिला जुला जो रूप है वो हम डेन्यूडेशन कह देते हैं। तो अब हम डेन्यूडेशन का डिटेल करेंगे। अभी तक आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या, एक्सोजेनेटिक फोर्स का क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, उससे क्या मतलब है, टेम्परेचर और स्पेशली प्रेसिपिटेशन बहुत इफेक्ट डालता है, कैसे डालता है, अभी पूरा हम इसी पे पढ़ने वाले हैं आगे। फिर हमने क्या किया, एक्सोजेनेटिक फोर्स को एक शब्दावली, एक नाम दे दिया, एक रूप दे दिया, रूप कह सकते हैं, फॉर्म कह सकते हैं, जो फॉर्म हमें क्या मिला, डेन्यूडेशन या अनाच्छादन के रूप में मिला। अब हमें देखना है कि अनाच्छादन क्या है। अनाच्छादन बहुत सारी क्रियाओं को लेके चलता है, तो हम डेन्यूडेशन की ही बात करेंगे अभी। डेन्यूडेशन यहाँ से लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। डेन्यूडेशन में क्या क्या सम्मिलित हो रहा है, आप चाहो तो इसका एक फ्लो चार्ट बना लो। डेन्यूडेशन को आप इस तरह लिख दो, यहाँ डेन्यूडेशन, फिर उसके नीचे अलग अलग पार्ट, चाहे इस तरह से आप कैसे भी लिख सकते हो। तो उसमें जो सबसे पहला हम इसका पार्ट बनाएंगे वो वेदरिंग ही आएगा। वेदरिंग, जिसको हम कहते हैं अपक्षय, ठीक है। डेन्यूडेशन में पहला हमने क्या लिया, अपक्षय। दूसरा हम क्या ले सकते हैं, द्रव्यमान संचलन, मास मूवमेंट। द्रव्यमान संचलन। तीसरा हम क्या ले सकते हैं, अपक्षय और उसका इरोजन, जिसको हम क्या कह देते हैं, अपर्दन। डरना नहीं है, थोड़े कठिन कठिन शब्द आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन आसान है, अभी हम इनको समझेंगे कैसे क्या होता है। अपर्दन, अच्छा, अपर्दन के साथ भी दो तीन चीज़ें जुड़ी होती हैं, जिसमें आप लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, और एक और होता है निक्षेपण, डिपोजिशन। निक्षेपण, इन सारी क्रियाओं का मिला जुला जो रूप है, इन सारी क्रियाओं का जो कह सकते हैं कंट्रोलर है, उसको हम कह सकते हैं डेन्यूडेशन। इन डेन्यूडेशन में वेदरिंग आता है, मास मूवमेंट आता है, इरोजन आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है और डिपोजिशन आता है।
ये आपको ध्यान रखनी है। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? डेन्यूडेशन या अनाच्छादन के। दिख रहा होगा सबको, डेन्यूडेशन, वेदरिंग या अपक्षय, मास मूवमेंट या द्रव्यमान संचलन, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन, डिपोजिशन निक्षेपण। ये सारा जो मैकेनिज्म हो रहा है या जो क्रिया हो रही है वो कहाँ हो रही है? सरफेस के ऊपर हो रही है। सीधा सीधा आप कह सकते हो कि एक्सोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक के फोर्स की जो एक कंट्रोलिंग पावर हुई वो डेन्यूडेशन या अनाच्छादन, और डेन्यूडेशन का जो कंट्रोलिंग फैक्टर्स हुए वो कौन कौन से हो गए आपके? वेदरिंग हो गया, मास मूवमेंट हो गया, इरोजन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, डिपोजिशन हो गया। यानी कि अनाच्छादन इन सभी क्रियाओं से मिलकर बना है अपक्षय, द्रव्यमान संचलन, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। ये किसके बारे में बात हो रही है? ये सब चट्टानों के बारे में बात हो रही है। चट्टान, उनकी टूट फूट, उनका जो मलबा या डेब्रिस बोलते हैं, चट्टान का जो, देखिए एक्सोजेनेटिक फोर्स का मेन टारगेट क्या था, टास्क क्या था? लैंडफॉर्म को तोड़कर उसको नष्ट करना, ठीक है, यही तो मेन था। तो लैंडफॉर्म टूटेगा, एंड टूटेगा, कौन टूटेगा? चट्टान टूट। लैंडफॉर्म में क्या होता है? रॉक्स ही तो होती हैं, चट्टान होती हैं। तो किसी भी लैंडफॉर्म में, किसी भी स्थलाकृति में चट्टानें होंगी। किस प्रकार की हैं उससे हमारा मतलब नहीं है, कोई भी प्रकार की हो सकती है, उन सभी प्रकार पर ये क्रियाएं लागू होती हैं। बस इतना है कि किसी पे कम, किसी पे ज़्यादा प्रभाव हो सकता है चट्टानों के स्वभाव के अनुसार, उनके नेचर के अकॉर्डिंग, लेकिन प्रोसेस सब पे होते हैं, ठीक है। तो कोई भी स्थलखंड है, कोई भी लैंडफॉर्म है, वो लैंडफॉर्म किससे बना है? चट्टानों से मिलके बना है, चट्टानों से मिलके बना है। और चट्टान में क्या होगा? टूट फूट होगी, तोड़ फोड़ होगी। क्यों? क्योंकि एक्सोजेनेटिक फोर्स का जो काम है वो क्या है? चट्टान, किसी भी स्थलखंड को तोड़ फोड़ कर प्लेन करना, एक समतल सतह का निर्माण करना, सीधा सा इनका ये एक टारगेट है। और एंडोजेनेटिक का क्या होता है? लैंडफॉर्म में डिफरेंट टाइप के सरफेस पे डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स तैयार करना। तो यहाँ एक्सोजेनेटिक फोर्स जो बाह्य शक्ति है, बाह्य शक्ति का रूप यहाँ पे उसको हमने क्या नाम दे दिया? डेन्यूडेशन या अनाच्छादन नाम दे दिया। अब इस अनाच्छादन में आपने देखा कि अपक्षय भी होता है, द्रव्यमान संचलन होता है, अपर्दन होता है, परिवहन होता है, निक्षेपण होता है। ये सारी क्रियाएं इसके अंतर्गत होती हैं। लेकिन ये क्रियाएं हो किस में रही हैं? ये चट्टानों में तो हो रही हैं। चट्टानों की टूट फूट हो रही है। चट्टानों का जो टूटा हुआ भाग है वो परिवहन और निक्षेपण, ये लिखा है। मास मूवमेंट, मास द्रव्यमान संचलन, द्रव्यमान जो मास है उसमें संचलन उत्पन्न होना, कोई गति उत्पन्न होना, ये तो हो रहा है। तो वो गति क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, वो सारी चीज़ें हमें वेदरिंग और मास मूवमेंट में पढ़नी है। तो इसका स्टार्टिंग का जो 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट को हमें आज आपके साथ डिस्कस करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करते हैं। ये पूरा ही जो ये है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरी जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ने के लिए। इसलिए आपको बहुत ध्यान से इनको सुनना समझना है। इंडोजेनेटिक तक की बात अभी तक हमारी सारी हो गई। उसमें आपने देख लिया कि उसकी क्या क्या गतिविधियां हैं और कैसे कैसे हैं। अब इतने सारे क्लासेस पढ़ने के बाद मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आने लगी होगी कि भूगोल में कौन सा टेक्निकल सेक्शन है, कौन सा नॉर्मल सेक्शन है, किस पॉइंट पे, किस टॉपिक पे आपको कितना कहाँ ध्यान देना है, कैसे कहाँ से किसकी तैयारी कितनी करनी है, किसको कितना रिवाइज़ करना है, किस पे कितना ध्यान देना है। ये चीज़ें अब आपकी एक निकल के आने लगी होंगी, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये आप इसको बहुत ध्यान से समझते रहिए कि वेदरिंग और मास मूवमेंट जो है वो सब क्या चीज़ें हैं। तो इनमें अब देखिए कुछ और नए टर्म आएंगे जो आपको सीखना है, समझना है, जिसमें से एक होता है भू-आकृतिक प्रक्रियाएं, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। अब जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, उनको आपको सीधा समझना है कि जब धरातल पर यानी सरफेस पे एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के द्वारा भौतिक दबाव कह सकते हैं, यानी जो मैकेनिकल प्रेशर बन रहा है या सीधे सीधे कहो आप प्रेशर बन रहा है, या केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, उनके द्वारा जो सरफेस है, भूतल है, या क्रस्ट आप कह सकते हो, या जो स्थलाकृतियाँ हैं, या चट्टान कह सकते हो, चट्टान के विन्यास में जो परिवर्तन हो रहा है वो सब क्या कहलाता है? भू-आकृतिक प्रक्रियाएँ कहलाती हैं। समझ में आया? मतलब कि जो देखिए फिर से सारी बात इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक के आसपास ही घूमती है। सरफेस पे जो भी चाहे धरातल का हो, सरफेस का हो या क्रस्ट का हो, सरफेस के जो भी पदार्थ हैं, जो सरफेस जिन पदार्थों से मिलकर बनी है, उस सरफेस पर आंतरिक और बाह्य बलों के द्वारा भौतिक दबाव, रासायनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप धरातल का जो विन्यास होता है उसमें जो
परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को हम क्या कह देते हैं, भू आकृतिक प्रक्रियाएं कह देते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कह देते हैं। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो हैं वो आपको याद रखना है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस कुछ होता है, भू आकृतिक प्रक्रियाएं कुछ होती हैं, भू आकृतिक प्रक्रम कुछ होते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो यही होते हैं कि आंतरिक और बाह्य बलों द्वारा जो धरातल के पदार्थ हैं, उन पदार्थों पर जब भौतिक और रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उसके परिणाम स्वरूप जो भूतल का विन्यास में परिवर्तन जो होता है, उसको क्या कह देते हैं, भू आकृतिक प्रोसेस कह देते हैं, भू आकृतिक प्रक्रियाएं कह देते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कह देते हैं। जैसे आपने देखा कि जो पटल विरूपण है, डायस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म, ये क्या है, ये एंडोजेनेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस थे भाई। जो पटल विरूपण है या ज्वालामुखीयता है, ज्वालामुखीयता में आपने देखा कि कितने सारे काम हुए, कितनी सारी क्रियाएं हुई। ऐसे ही पटल विरूपण में आपने देखा कि कितनी सारी क्रियाएं हुई। पटल विरूपण में कॉन्टिनेंट्स का बनना है, माउंटेन का बनना है। उसके बाद आपने देखा कि फॉल्ट वैली बन रही है, ब्लॉक माउंटेन बन रहा है, हॉर्स बन रहा है, ये सारी चीज़ें भ्रंश घाटियाँ बन रही हैं। तो ये सब क्या है, ये डायस्ट्रोफिज्म या पटल विरूपण आप इसको कह सकते हैं। तो ये भू आकृतिक प्रक्रियाएं तो थी, प्रक्रम हुए, भू आकृतिक प्रक्रम हुए, प्रक्रियाएं हुई, भू आकृतिक प्रक्रियाएं, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, वो प्रोसेस हुए, कोई प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस के कंप्लीट होने पर कोई माउंटेन बना या कोई प्लेटू बना या कोई कॉन्टिनेंट बना, ठीक है। तो वो सब क्या थे, भू आकृतिक प्रक्रियाएं या जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो डेनुडेशन और वोल्केनिज्म, ये दो इम्पॉर्टेंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हो आप एंडोजेनेटिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं। इसमें से भी जो डायस्ट्रोफिज्म है वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है, भू आकृतिक प्रक्रिया है। इसी तरह से अब हम जब आगे बाह्य भू आकृतिक प्रक्रियाओं की बात करेंगे तो उनमें क्या निकल के आएगा, आपका अपक्षय आएगा, ठीक है। ये द्रव्यमान संचलन आएगा। एक और वर्ड होता है बृहत क्षरण, जिसको मास वेस्टिंग कहते हैं, बृहत क्षरण, मास वेस्टिंग, ठीक है। मास वेस्टिंग भी आपके बाह्य जनिक जो भू आकृतिक प्रक्रिया है उनमें आएगा। अपर्दन आएगा, निक्षेपण आएगा, ये सब किस में आएगा, बाह्यजनिक जो भू आकृतिक प्रक्रिया हैं उनके अंतर्गत। तो आपको ये बात एक समझ में आई होगी कि ये जो भू आकृतिक प्रक्रियाएँ कुछ, ये एक प्रक्रिया है जिसको हम आप आंतरिक और बाह्य प्रक्रियाओं में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। अब एक होता है, अच्छा आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो प्रक्रिया है वो एक तरह से बल है। अभी कहा कि आंतरिक भू आकृतिक प्रक्रियाएँ, तो आंतरिक भू आकृतिक प्रक्रियाएँ जो हैं वो किसका फॉर्म है, बल ही तो था, एक फोर्स था जो हमने पढ़ा था। एंडोजेनेटिक फोर्स कुछ होता है, तो एंडोजेनेटिक फोर्स में आपने देखा डायस्ट्रोफिज्म, वोल्केनिज्म बनाया, तो उनको भू आकृतिक प्रक्रियाएँ कहा गया। तो एक तरीके से जो प्रक्रिया है वो क्या है, एक बल का ही काम तो कर रही है, एक बल ही तो है जो धरातल के पदार्थों के साथ मिलकर और प्रभाव में आ जाता है, ठीक है। अब एक होता है भू आकृतिक कारक, जियोमॉर्फिक एजेंट, भू आकृतिक कारक। एजेंट का क्या होता है, एजेंट में परिवहन की शक्ति भी शामिल हो जाती है, जैसे कि गतिशील माध्यम कह सकते हो। भू आकृतिक कारक को हम क्या कह सकते हैं, गतिशील माध्यम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि रनिंग वाटर, विंड्स, ग्लेशियर, ये सब क्या है, इनमें गति उत्पन्न हो रही है और ये क्या करते हैं, एक एजेंट का काम करते हैं, एक कारक हैं। एक एजेंट किस तरह होंगे, कैसे होंगे, अभी हम जब वेदरिंग पढ़ेंगे, ये इरोजन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आए। मतलब कहा कि गतिशील कारक, गतिशील क्या, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन हो रहा है, यानी गति हो रही है। तो गति, चट्टानों में गति हो रही है, चट्टान के जो टूटे हुए भाग हैं, अवशिष्ट मटेरियल है या जो डेब्रिस है, मलबा है, उसमें गति उत्पन्न हो रही है। तो वो गति किसके द्वारा उत्पन्न हो रही है, किसी न किसी माध्यम के द्वारा उत्पन्न हो रही होगी, और उन्हीं सभी माध्यमों को हम क्या कह देते हैं, भू आकृतिक एजेंट कह देते हैं, जियोमॉर्फिक एजेंट्स कह देते हैं। जैसे कि आप सिंपल समझ सकते हैं कि कोई भी मान ली चट्टान, टूटी चट्टान का ये टूटा हुआ भाग है और ये टूटी चट्टान एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली गई, तो या तो पानी का बहाव, बहता हुआ जल आएगा, इसको ले जाएगा बहा के अपने साथ,
तभी तो दूसरे स्थान पे जाएगी, या हवा का कोई झोंका आएगा वो यहाँ से इसे अपने स्थान से दूसरे स्थान ले गया, या हिमानी की क्रिया हो रही है, या परिहिमानी की क्रिया हो रही है, या सागरीय लहरें आ रही हैं, मतलब कोई ना कोई इसको गतिशील माध्यम की आवश्यकता होगी जो इस टूटे हुए भाग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब कि उसमें परिवहन उत्पन्न करा दे, ट्रांसपोर्टेशन उसमें हो जाए। तो वो जो जितने भी गतिशील माध्यम होते हैं उन सभी गतिशील माध्यमों को हम क्या कह देते हैं, एजेंट कह देते हैं। जैसे रनिंग वाटर, मैंने आपको बताया रनिंग वाटर है, ग्लेशियर है, विंड है, वेव्स हैं, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, अब मुझे लगता है कि आपने ये जो डेनुडेशन था, डेनुडेशन में वेदरिंग क्या है, मास मूवमेंट, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, इन चीज़ों को थोड़ा समझा होगा कि ये एक पूरा एक ये भी एक प्रक्रिया कह सकते हो, एक प्रोसेस कह सकते हो। ये सब क्या है, ये प्रोसेस ही तो है, प्रक्रियाएं तो हैं, भूआकृतिक प्रक्रिया ही तो हैं, और ये सारी की सारी मिलकर क्या हो रही हैं, डेनुडेशन का तरह से काम आ रही हैं। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो पहले हम कर लेते हैं वेदरिंग को, ठीक है। वेदरिंग, देखिए इसको हम हिंदी में कहते हैं अपक्षय। अपक्षय, अपक्षय, अपक्षय का सीधा सीधा अर्थ है कि किसी भी चट्टान का अपने स्थान पर टूट जाना या विभिन्न टुकड़ों में परिवर्तित हो जाना, या उसमें आप कह सकते हो भौतिक, रासायनिक, जैविक कारणों द्वारा टूटकर अपने स्थान पर ही बिखर जाना, वो क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। अपक्षय के अंतर्गत यानी कि वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया शामिल होती है। ये बात समझ में आई। अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है, यानी एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स। एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स में क्या है, टेम्परेचर होता है, स्पेशली टेम्परेचर और रेनफॉल की बात होती है, यानी वर्षा का जल कह सकते हो, जल, वायुमंडलीय जल और वायुमंडलीय ताप। वैसे तो एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स में टेम्परेचर है, प्रेशर है, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन यहाँ जो मेन जो फैक्टर है वो आपका टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन ही सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो क्या अभी कहा गया कि अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। अब आप देखिए कोई भी चट्टान यहाँ पर खड़ी हुई है और इस चट्टान के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स हैं, वायुमंडल के तत्व हैं, वो अपनी क्रियाएं कर रहे हैं। तो इस चट्टान को पे कोई ना कोई इफेक्ट डालेंगे, और इफेक्ट डालेंगे तो क्या होगा, चट्टान में कुछ नुकसान होगा, इसका कोई परत टूट के बाहर गिरेगी। पहले एक परत गिर गई, ठीक है, फिर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, इस तरह से क्या होगा, चट्टान का लगातार क्षय होता चला जाएगा, उसका वो नष्ट होती चली जाएगी, टूटती चली जाएगी। लेकिन टूट कर वो अपने ही स्थान पर स्थित है। चट्टान ऐसे थी, इसमें आप देखें ऐसे क्रैक भी आ सकते हैं, इस टाइप से क्रैक भी आ सकते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ जाए और चट्टान आप इसी स्थान पर थोड़ा इधर उधर फैल जाएगी, लेकिन रहेगी तो उसी स्थान पर। तो जो और किसने किया, वायुमंडल के तत्वों ने किया। अभी कैसे किया, भौतिक किया, रासायनिक किया, जैविक, ये मैं बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि जो अपक्षय है, अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। तो वायुमंडल के जो तत्व हैं, एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स हैं, वो किसी चट्टान पर क्या क्रिया कर रहे हैं, किसी जो सरफेस है उसके पदार्थों पर क्या क्रिया कर रहे हैं, वो क्रिया ही से जो चट्टानों में टूट फूट होती है वो अपक्षय कहलाती है। आप ऐसे कह सकते हो, साधारण शब्दों में आप कह सकते हो अपक्षय के अंतर्गत चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया तथा उस चट्टान विशेष के अनावरण की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। इसमें चट्टान का परिवहन नहीं होता, बस एक ये पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, परिवहन नहीं होता। परिवहन इसमें लिखा हुआ है लेकिन अपक्षय के साथ नहीं लिखा हुआ है, अलग लिखा हुआ है।
अब आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि जो वायुमंडल के तत्व हैं, वायुमंडल के तत्व किसी अवस्था में हो सकते हैं, भौतिक अवस्था में, रासायनिक अवस्था में, जैविक क्रियाओं से किसी तरह से वो क्रिया बाद में बनेगी। पहले हम तत्वों की बात कर लेंगे। तो तत्व जो हैं वो चट्टान को नुकसान पहुंचा रहे हैं या चट्टान पर क्रिया कर रहे हैं, और उनके द्वारा क्या हो रहा है, चट्टान अपने ही स्थान पर टूटकर बिखर जा रही है। तो वो उसको हम क्या कह देते हैं, अपक्षय कहते हैं। लेकिन एक शर्त क्या है कि उसमें परिवहन नहीं होता। चट्टान का जो चूर्ण है, चट्टान का जो मलबा है, जो डेब्रिस है, चट्टान चूर्ण है, इसका स्थानांतरण नहीं होगा, ये कंडीशन है। जो चट्टान की टूट फूट है, चट्टान के टुकड़े हैं, वो उसी स्थान पर रहते हैं, उनका ट्रांसफ़र नहीं होता। ये बात आपको ध्यान देनी, यानी परिवहन नहीं होता, उसमें गति नहीं होती। तो यहाँ तक का जो ये पार्ट होता है वो अपक्षय कहलाता है। मुझे लगता है समझ में आपके आया होगा अपक्षय क्या है। इसको ऑन साइट भी कहते हैं, ऑन साइट, तदस्थन, तदस्थन, ये हिंदी में, और ये भूगोल को अंग्रेजी में। इसको ऑन साइट मतलब जिस स्थान पर है उसी स्थान पर चट्टानों का टूटकर बिखर जाना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। अब आप देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होंगी। चट्टानों की जो भौमिकीय स्थिति है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर उनका कह सकते हो क्या है, भौमिकीय स्थिति उनकी क्या है, जलवायवीय दशाएं क्या हैं, स्थलाकृति कैसी है, वनस्पतिक कारण क्या हो सकते हैं, जैविक कारण। तो ये कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो चट्टान का अपक्षय करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इन्हीं सब कारणों को स्टडी करने के बाद क्या हुआ, अपक्षय के कुछ प्रकार निकाले गए, कुछ कारक निकाले गए कि इतने प्रकार से हो सकता है। तो उसमें 3 क्रियाएं शामिल हुई, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक या प्राणी वर्गीय या बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो आप यहाँ अब इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, यहाँ देख लीजिए वेदरिंग को आपने क्या लिख लिया। वेदरिंग के 3 पॉइंट आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेदरिंग यहाँ लिख दो और फिर इसके 3 पॉइंट बना दो। 3 पॉइंट कौन कौन से बन रहे हैं, सबसे पहले मैकेनिकल या फिजिकल, फिजिकल और मैकेनिकल, वेदरिंग, यांत्रिक अपक्षय जिसको कह देते हैं। भौतिक या यांत्रिक, भौतिक या यांत्रिक। दूसरा रासायनिक, केमिकल, केमिकल वेदरिंग, रासायनिक अपक्षय। और ये वाला जैविक या प्राणी वर्गीय, जैविक, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल। वेदरिंग। ठीक है। अपक्षय किसी भी चट्टान का अपने स्थान पर टूट फूट कर बिखर जाना क्या कहलाता है, वेदरिंग या अपक्षय कहलाता है। अब हमने उस अपक्षय को बांटने की कोशिश की, वर्गीकृत करने की कोशिश की, तो वो 3 प्रकार से निकल के आया, फिजिकल में या मैकेनिकल या भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक या केमिकल वेदरिंग, और तीसरा बायोलॉजिकल। तो जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है। अब हम पहले मैकेनिकल की बात कर लेते हैं, यांत्रिक अपक्षय की बात कर लेते हैं। फिजिकल या मैकेनिकल, फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग क्या होती है। यांत्रिक कारणों से या भौतिक कारणों से किसी भी चट्टान का टूट जाना क्या कहलाता है, मैकेनिकल या
भौतिक अपक्षय। अब भौतिक कारण क्या, जैसे कि इंसोलेशन है जिसको हम सूर्यातप बोल देते हैं, जो तापमान में बदल जाता है बाद में। तो तापमान, अभी मैंने बोला ही था आपसे वायुमंडलीय तत्व क्या, उनमें तापमान बोला था। तो इंसोलेशन की बात कर लें, तुषार या फ्रॉस्ट, सर्दी के दिनों में आपने देखा है कि ओस, तुषार, कोहरा, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो सब चीज़ें भी क्या करती हैं, भौतिक कारणों में के अंदर आती हैं, वायुमंडलीय तत्वों के भौतिक कारणों के अंतर्गत आती हैं और चट्टान पर को नुकसान पहुंचाती हैं। वायु यानी हवा के झोंके, आप कह सकते हो हवा के झोंके होते हैं, हवा होती है, वो भी क्या करती है, चट्टानों को नुकसान पहुंचाती है। तो अब आप देखिए यांत्रिक अपक्षय में क्या हुआ, जो वायुमंडल के तत्व हैं, जो भौतिक तत्व हैं, और भौतिक तत्वों में स्पेशली इंसुलेशन या तुषार यानी सूर्यातप, तुषार, वायु, ये सब क्या करते हैं, चट्टान का भौतिक अपक्षय करते हैं, यांत्रिक अपक्षय करते हैं, फिजिकल वेदरिंग करते हैं। अब होता कैसे है, या आप प्रेशर की बात कर रहे थे, तो प्रेशर जब किसी चट्टान कोई चट्टानी भाग है वो बहुत ज़्यादा दबाव में है और वहाँ से फिर प्रेशर हट जाता है, प्रेशर रिलीज़ हो रहा है, तब क्या, तब भी चट्टान का फॉर्म चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये भौतिक या यांत्रिक अपक्षय करती हैं। अब कैसे करती हैं, इनको भी समझ लीजिए कि कोई भी चट्टान है, उस पर धूप लगती है और धूप लगने से क्या हुआ, चट्टान में क्रैकिंग आ गई, तो दरार वैसी पड़नी शुरू हो गई। अब आप देखिए दूसरी स्थिति क्या हो रही है कि जो क्रैकिंग वाला पार्ट है, चट्टानों में जो दरार आई, क्रैक आया, उस क्रैक में जल भर गया और वो जल जम गया, तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा और क्या होगा, चट्टानों में और ज़्यादा गैप आ जाएगा जमे हुए जल के कारण। अब वो पिघलेगा तो चट्टान के जो गैप, जो दरार थी वो बड़ी हो गई, अब उसमें हवा के झोंके भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो क्रियाएं हैं ये सब क्या करती हैं, भौतिक या यांत्रिक या फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग करती हैं। किस तरीके से, कोई भी खुली चट्टान, कोई भी चट्टान खुले आकाश के नीचे है, तो वहाँ तो सभी वायुमंडलीय तत्व सक्रिय हैं और चट्टान को जिस तरह से चाहें नुकसान पहुँचाने के लिए तैयार हैं। तो इस प्रकार से जब चट्टान का में टूट फूट होती है, उसका कोई क्षरण होता है, तो वो क्या कहलाता है, यांत्रिक या भौतिक अपक्षय। अब इनको भी 3-4 नाम अलग अलग दे दिए, जैसे कि ताप के कारण छोटे छोटे कणों में बिगड़, या ताप के कारण चट्टानों का बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाना, ये भी कह सकते हो, यानी ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। आप इसको चाहे तो लिख लो, 1 बाय 1 इनको डिस्क्राइब कर सकते हो अलग से आप। जैसे यहाँ आपने वेदरिंग के बाद ये 3 बनाए थे, उसके बाद आप खाली इसको एक बना लो, फिजिकल वेदरिंग या मैकेनिकल वेदरिंग। इसके फिर आप पॉइंट्स बना लो, तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ 1 2 3 पॉइंट बन जाएंगे, 1 2 3 4 जो भी बनेंगे। तो पहला क्या है कि चट्टान का बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाना, किसके कारण, तापमान में परिवर्तन के कारण। तो आप इसको लिख सकते हो, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। ठीक है, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। मतलब क्या कि तापमान की भिन्नता के कारण, तापमान में परिवर्तन होने के कारण जो चट्टानी भाग है वो बड़े बड़े टुकड़ों में ही तो टूटेगा। तो बड़े बड़े टुकड़ों में जब चट्टानी भाग टूट रहा है तो क्या क्रिया, तो उसको आपने लिख दिया कि जो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, यानी चट्टान के जो ताप के कारण चट्टानों का बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाना, एक क्रिया ये हो सकती है। दूसरे क्या है कि ताप के कारण छोटे छोटे कणों में विघटन, भाई टेम्परेचर के कारण छोटे छोटे कणों में विघटन हो सकता है। पहली बार क्या हो रहा है कि तापमान के कारण चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े टूट रहे हैं, फिर चट्टान के छोटे टुकड़े भी टूटेंगे, ये क्रिया भी हो सकती है। उसके बाद ये वायुमंडलीय तत्व तो सारे काम कर रहे हैं। आप देखेंगे वर्षा के जल की बात करेंगे, वर्षा के जल से क्या हो रहा है, तो उसको आप कह सकते हैं कि शैटरिंग ड्यू टू रेन वाटर एंड हीट, यानी जो उष्ण आर्द्र क्षेत्र होते हैं, उन उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि गर्मी और वर्षा, तापमान और वर्षा दोनों फैक्टर एक साथ काम करते हैं।
जल की मात्रा भी अधिक होती है और तापमान की मात्रा भी अधिक होती है। तो क्या हो रहा है, वर्षा के द्वारा भी चट्टान दिन में क्रैक आए और उस पर जल पड़ गया, पानी पड़ गया, तो क्या होगा, वो क्रैक और बड़े हो जाएंगे, चट्टान टूट जाएगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, शैटरिंग ड्यू टू रेन वाटर एंड हीट। ठीक है, तो एक कारण ये हुआ। दूसरा अभी मैंने आपको बताया कि दाब मुक्ति द्वारा आप कह सकते हैं डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू प्रेशर रिलीज। चट्टानों का जो विघटन और वियोजन, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन, इन चीज़ों को आप देखेंगे तो क्या है, किसी भी चट्टान में उसका विघटन और वियोजन दो ही चीज़ें हैं जो क्या है, जो अपक्ष है। अगर हम भौगोलिक भाषा में कहते हैं तो हम इस तरह से इस बात को कह सकते हैं। तो प्रेशर रिलीज, कोई भी चट्टानी भाग है उस पर बहुत सारा एक लेयर फिर दूसरी लेयर, किसी कारण से पहली लेयर हट जाती है, तो क्या होगा, जो नीचे की चट्टानें थी उनसे दाब मुक्ति हो जाती है, प्रेशर रिलीज हो जाता है, तो चट्टान की स्थिति क्या होगी उसमें, और जो पहली दाब की क्रिया से चट्टानों में टूट फूट हुई है तो वो टूट फूट सामने आएगी और जो दूसरे फैक्टर हैं वो उस पर काम करने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये मैकेनिकल वेदरिंग जो है वो आप लगभग 4 या 5 जो भी आप इसको और अपने तरीके से और भी इसको कैटेगराइज कर सकते हो। फिलहाल सीधा सा कहने का मतलब यही है इसका कि जो एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स हैं वो एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स जब जो सरफेस है उसके पदार्थों से क्रिया करते हैं, क्रिया करके क्या करते हैं, चट्टानों का विखंडन और विघटन करते हैं, सीधी सी बात है। अब दूसरा क्या हो सकता है इसमें, दूसरा आपका दूसरा केमिकल वेदरिंग हो जाता है, रासायनिक अपक्ष है। रासायनिक अपक्ष में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो पानी का होता है, बाकी का जो वायुमंडल में गैसेज हैं, वायुमंडल की जो गैसेज हैं उनके द्वारा होता है। तो वायुमंडल में आप देखिए ऑक्सीजन मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, हाइड्रोजन मिलती है, ये सारी जो गैसेज हैं इनका काम बहुत रहता है, क्योंकि जो जल बाष्प है और जल वो चट्टानों से मिलता है, चट्टानों से मिलकर अनेक प्रकार की क्रिया करता है, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो क्रिया है वो क्या है, हाइड्रेशन या जल योजन। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, केमिकल इरोजन, केमिकल वेदरिंग की, ध्यान रखते रहिए आप, केमिकल वेदरिंग की बात कर रहे हैं। केमिकल वेदरिंग जिसमें जल योजन ये बहुत आता है, हाइड्रेशन, जब चट्टानों का संपर्क जब जल से होता है, नहीं जल, ऐसा कह सकते हैं कि जब जल चट्टानों के संपर्क में जाता है तो क्या करता है, चट्टानों में विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं उनको घोल लेता है अपने अंदर। जिस क्रिया को हम क्या कह देते हैं, हाइड्रेशन कह देते हैं, और इसी क्रिया को हम घोलीकरण भी कह देते हैं। इनसे क्या होता है, चट्टानों के जो खनिज पदार्थ हैं वो जल के साथ घुलकर अन्यत्र हट जाते हैं, तो चट्टान के जो कण थे वो दूर दूर हो जाते हैं, चट्टान ढीली हो जाती है और टूटनी शुरू हो जाती है। आप कह सकते हैं कि उसकी ऊपरी परत अलग हो जाती है, तो चट्टान का एक नया रूप मिल जाता है। जैसे जिप्सम की बात करते हैं तो जिप्सम का जो उत्पत्ति है वो जलयोजन क्रिया द्वारा ही होती है। एक बार पूछा भी गया था, तो आपको ध्यान रखना है कि जिप्सम का जो उत्पत्ति है वो जलयोजन या हाइड्रेशन के द्वारा ही होता है। हाइड्रेशन क्या है, चट्टानों के संपर्क में जब जल आता है तो क्या करता है, उसके खनिजों को वो अपने अंदर घोल लेता है। इसको घोलीकरण या सॉल्यूशन भी कह देते हैं कई बार, लेकिन आपको हाइड्रेशन या जलयोजन ध्यान रखना है। दूसरी इसी में क्रिया होती है कार्बोनेशन या कार्बोनीकरण की। तो कार्बोनीकरण भी क्या है कि चट्टानों में कहीं कार्बन अगर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण जल से होता है तो कई प्रकार के कार्बोनेट बनते हैं, और वो कार्बोनेट फिर जल से घुल जाते हैं, तो क्या होता है, जल में घुल के फिर उस चट्टान से अलग हो जाते हैं। जब चट्टान से अलग हो जाएंगे तो क्या होगा, चट्टान फिर से ढीली होगी और वो टूट जाएगी। तो ये क्रिया क्या हुई, ये कार्बोनेशन की क्रिया कहलाती है। अच्छा, उसके बाद इसमें एक ऑक्सीडेशन की बात आ जाती है। तो जो वायुमंडल की ऑक्सीजन है वो क्या करती है, वो जल से संयोग करती है, तब क्या होता है, तब ऑक्साइड बन जाते हैं।
और जहाँ पर लोहे की अधिकता होती है जहाँ चट्टानों में, तो क्या होगा, वहाँ रस्ट हो जाएगा, जंग लग जाएगा और उससे चट्टानों में टूट फूट होने लगती है, उनका विखंडन होने लगता है। तो ये क्रियाएं किसके अंतर्गत आ जा रही हैं, ये सारी क्रियाएं। और ये कहाँ होता है, उष्ण आर्द्र प्रदेशों में ज़्यादा होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा रीजन भी आपको ध्यान रखना है कि जब हम ग्लोब पे कभी स्टडी कर रहे हैं तो रीजन कौन कौन से आ रहे हैं, वो रीजन आपको ध्यान देने हैं। तो ग्लोब में आपको रीजन उष्ण आर्द्र अगर प्रदेश की बात आ रही है तो उष्ण आर्द्र प्रदेश कौन सा हो रहा है उसका भी ध्यान देना है। तो जो केमिकल वेदरिंग होता है उसमें 3 क्रियाएं इंपॉर्टेंट हैं। एक आपका हाइड्रेशन या जलयोजन, दूसरा आपका कार्बोनेशन या कार्बोनीकरण, और तीसरा आपका ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। तो अच्छा, एक बात और, ये क्वेश्चन एक बार आया है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण के द्वारा ही जो मिट्टियों का रंग आपने देखा है कि आप वितरण पढ़ते हो मिट्टियों का, कि कहीं लाल मिट्टी, कहीं पीली मिट्टी, कहीं भूरी मिट्टी, काली नहीं कहा मैंने, ठीक है, लाल, पीली और भूरी मिट्टी, ये शब्द मैंने कहे। तो इनका जो मिट्टियों का जो रंग बदल रहा है वो भी ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण का एक परिणाम या रिजल्ट होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो स्पेशली जो उष्ण आर्द्र प्रदेश होते हैं, जो ट्रॉपिकल वेट या ट्रॉपिकल ह्यूमिड, ठीक है, ये आप कह सकते हो, ट्रॉपिकल ह्यूमिड कह सकते हो, इन क्षेत्रों में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ज़्यादा होता है और मिट्टियों में आप देखेंगे कि रंग भी उनका बदल जाता है, लाल, पीला, भूरा, ऐसे रंग मिट्टी के हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन के कारण हो जाते हैं। तो ये था आपका केमिकल वेदरिंग। उसके बाद था बायोलॉजिकल या जैविक अपक्षय। प्राणी वर्गीय, अब प्राणी वर्ग में आप प्लांट्स और एनिमल इन दोनों को ले लेंगे। तो प्लांट्स, पहले एनिमल की बात कर लेते हैं। एनिमल देखा होगा आपने कि चट्टानों को खोदकर बिल बना के रहने वाले बहुत सारे एनिमल होते हैं। तो चट्टानों को अंदर अंदर खोदते चले जाते हैं, बिल बनाते हैं, तो क्या होता है, चट्टानों वहाँ पे ढीली होने लगती हैं, और जब वो चट्टानें ढीली होती हैं तो टूट के बिखरने लगती हैं। एनिमल का तो ये रोल है। प्लांट्स का क्या रोल है, प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं, रूट्स होते हैं उनके, तो वो क्या करते हैं, चट्टानों में घुस जाते हैं अंदर तक। जब चट्टानों में अंदर तक घुस जाते हैं तो उनमें गैपिंग हो जाती है और उनमें पानी का प्रवेश भी होने लगता है। तो जब वहाँ पे चट्टान जड़, जो चट्टानों के अंदर जड़ें पेड़ों की जा रही हैं और उस चट्टान को खोखला कर रही हैं, आप ऐसे भी कह सकते हो, या मान लीजिए जो जड़ किसी वजह से फिर कमज़ोर हुई और वो फिर उसमें सिकुड़न हुई, तो क्या होगा, वो इतना जितने हिस्से में वो चली गई थी वो हिस्से में गैप आ गया, तो उससे भी क्या होता है, चट्टानों में टूट फूट हो जाती है और वेदरिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग की बात हो गई। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और चट्टानें क्या करती हैं, चट्टानें एक काम, जो जड़ें हैं एक काम और भी करती हैं, चट्टानों के अंदर जो खनिज तत्व होते हैं उनको भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो जब चट्टानों के अंदर खनिज पदार्थ थे उनको जड़ों ने, पेड़ ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो उतनी जगह तो खाली हो गई, तो फिर से वहाँ पे गैप आ गया और उस गैप के कारण क्या होता है, जो आपका चट्टानें हैं वो टूटने लगती हैं। लेकिन वो टूटकर अपने ही स्थान पर रहती हैं, बहुत नगण्य या बहुत उनका जो कह सकते हो परिवहन ना के बराबर होता है, अपने ही स्थान पर टूट कर रहती हैं। तो ये जो क्रिया थी वो क्रिया आपकी क्या कहलाती है, वेदरिंग कहलाती है। अब वेदरिंग में कुछ चीज़ें और हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत आसान हैं, उनको भी हमें ध्यान देना है। वेदरिंग में वेदरिंग को नियंत्रित करने वाले कारक, यानी जो फैक्टर्स हैं, वेदरिंग को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक कौन से हैं। तो कारक क्या हो सकते हैं, कारक भाई ऐसे फैक्टर जिनके द्वारा वेदरिंग को कंट्रोल किया जा सके, वो कौन से हो सकते हैं, या जिन पे डिपेंड करता है, वेदरिंग डिपेंड करता है कि कैसे क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले तो उसमें हम कह सकते हैं जो टेक्सचर है, चट्टानों की संरचना है, यानी इसका स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ रॉक्स। अब आप देखिए कि किसी चट्टान का अगर जो संगठन है वो कठोर टाइप की चट्टान है, आप ऐसा कह दीजिए, तो क्या होगा, चट्टान में विघटन और वियोजन, या आप ऐसे कहिए कि अपक्षय क्या है, किसी चट्टान का विघटन और वियोजन, यानी विघटित और वियोजित रूप, चट्टान का टूटा हुआ रूप, वही तो अपक्षय है। ठीक, तो चट्टान जब आसानी से टूट जाएगी तो अपक्षय की क्रिया आसानी से हो जाएगी।
ये तो मतलब है। तो आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि अगर कमज़ोर और असंगठित चट्टान है, कमज़ोर और असंगठित चट्टान अगर है तो उसमें जो अपक्षय की क्रियाएं हैं वो आसानी से हो जाएंगी। मतलब वो उसमें रंध्र है, पोरस है, वो चट्टान रंध्र है उसमें, और घुलनशील खनिज हैं वो उसमें काफ़ी मात्रा में है। तो क्या होगा, पानी आराम से चला जाएगा और जो उसमें घुलनशील तत्व हैं उनको घोलकर अपने साथ ले जाएगा, चट्टान ढीली हो जाएगी और टूट जाएगी। तो अगर चट्टानों का संगठन जो है वो कमज़ोर है या वो असंगठित चट्टान है तो उसमें अपक्षय की क्रिया आसानी से हो जाएगी। जैसे चूना पत्थर है या डोलोमाइट है, इन सब में क्या होता है, बहुत आसानी से अपक्षय की क्रिया और रासायनिक अपक्षय बहुत आसानी से हो जाता है। कठोर चट्टानों में इसके विपरीत होगा, अपक्षय की क्रिया इतनी तीव्रता से नहीं हो पाएगी। दूसरा हम ले सकते हैं स्थल के ढाल का स्वभाव, नेचर ऑफ स्लोप ऑफ द सरफेस। अब ढाल क्या करेगा, ढाल में आप देखिए कि कोई भी इस टाइप से है और यहाँ पर कोई चट्टान है तो वो टूटेगी तो क्या होगा, पानी का बहाव आ रहा है, वो भी इसको आराम से इस पर बहता चला जा रहा है, हवा के झोंके आ रहे हैं। तो कोई भी बहाव, कोई भी अगर ढाल है, ढाल उसका तीव्र है, ठीक है, खड़ा ढाल है, तो क्या होगा, अपक्षय की क्रिया में आसानी हो जाएगी, वेदरिंग उसका ईजीली हो जाएगा। और अगर वो उसका स्लोप कैसा है, जेंटल है, ढाल उसमें कम है, तो क्या होगा, अपक्षय की क्रिया में उतनी आसानी नहीं होगी। ढाल के कारण ढाल क्या करता है, अपक्षय की तीव्रता को बढ़ाता है। ये क्वेश्चन कथन कारण में ऐसे बनते हैं, तो आपको वहाँ ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि क्या पढ़ा था हमने। तो ढाल क्या करता है, अपक्षय की क्रिया को बढ़ाता है, यानी उसकी तीव्रता को बढ़ाता है, आप कह सकते हो। ढाल अगर खड़ा ढाल है तो उसकी तीव्रता अधिक होगी, और ढाल अगर मंद है तो अपक्षय की तीव्रता कम होगी। ये चीज़ आपको ध्यान देनी। चट्टान का स्थानांतरण हो जाएगा उसमें, आप कह सकते हो परिवहन के बिना किसी साधन के। अगला हम इसको कह सकते हैं जलवायु, जलवायु में भिन्नता। इस बात को आप थोड़ा ध्यान दे लीजिए। जलवायु में भिन्नता की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए कि हमारे पास ये इक्वेटर, ये कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक, अंटार्कटिक, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। हमें रीजन देखने हैं, क्लाइमेटिक जोन्स देखने हैं। हमारे पास एक क्लाइमेटिक जोन तो ये वाला है, यानी ए और बी, ए से बी के बीच का जो क्लाइमेटिक जोन है ये वाला कर्क और मकर रेखाओं के बीच का क्षेत्र है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का। साधारण सी बात, जिसको हम ट्रॉपिकल जोन या उष्ण कटिबंध बोल देते हैं। वहाँ क्या होगा, शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन में क्या होगा, और फ्रीज जोन यहाँ पर क्या होगा। देखिए जलवायु की भिन्नता, जलवायु की भिन्नता का क्या मतलब है, जलवायु की भिन्नता का जो सीधा सीधा संबंध है वो अपक्षय की सक्रियता पर या उसकी तीव्रता पर पड़ता है। कैसे पड़ता है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र, ये क्या है, ट्रॉपिकल जोन। इस ट्रॉपिकल जोन में जो आर्द्रता वाले क्षेत्र हैं, यानी ट्रॉपिकल ह्यूमिड या ट्रॉपिकल वेट, उष्ण और आर्द्र जो क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या होगा, पानी की मात्रा ज़्यादा होगी और रासायनिक अपक्षय ज़्यादा होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि किस प्रकार की जलवायुविक दशाओं में अपक्षय की क्रिया किस प्रकार हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि जो उष्ण आर्द्र क्षेत्र हैं, उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में यानी ट्रॉपिकल ह्यूमिड या ट्रॉपिकल वेट, वहाँ पर क्या हो रहा है, अपक्षय की क्रिया में रासायनिक अपक्षय वहाँ पर हो रहा है। रासायनिक अपक्षय क्यों हो रहा है, क्योंकि चट्टानों में पानी की मात्रा भरपूर है, तो पानी चट्टानों में पहुँच रहा है और क्या कर रहा है, वह अपक्षालक कार्य, और आप दूसरा कह सकते हैं घोलक कार्य, यानी लीचिंग प्रोसेस। अपक्षालन क्रिया उसको हम लीचिंग बोलते हैं। लीचिंग, अपक्षालन मतलब क्या है कि जो चट्टान के जो खनिज कह सकते हैं, या आप सीधा से कह सकते हो कि घुलाकर बहा कर ले जाने वाली जो क्रिया है, यानी जो चट्टानों में जो मटेरियल है उनको अपने साथ घोलकर बहा ले जाना, वो क्या कहलाता है, अपक्षालन या लीचिंग कहलाता है। तो लीचिंग बहुत ज़्यादा होता है, कहाँ पर होता है, ये आपका उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन में होता है, ट्रॉपिकल वेट में होता है, उष्ण कटिबंधीय उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में होता है। कौन सा वाला अपक्षय ज़्यादा हो रहा है, रासायनिक अपक्षय ज़्यादा हो रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसके विपरीत आप देखेंगे उष्ण शुष्क मरुस्थल, उष्ण कटिबंध तो है
आप देखिए 30 से 35 की बात अगर हम कर लें या 25 से 30 की बात कर लें, ये आपको बहुत ध्यान रखना है ग्लोब को। ग्लोब में आपको मैंने बताया था कि 0 to 90, और इसके बाद आपको बताया था कि लो लैटिट्यूड, मिडिल लैटिट्यूड और हाई लैटिट्यूड्स, लो, मिडिल और हाई, ये पोर्शन अलग अलग, ये तीनों आपको बहुत अच्छे से याद करना है। 0 से 30 डिग्री तक क्या जलवायु दशाएँ होती हैं, 30 से लेके 60 डिग्री यानी अक्षांशों की बात मैं कर रहा हूँ, लैटिट्यूड्स की बात कर रहा हूँ। 0 से 30 डिग्री तक क्या जलवायु दशाएँ होती हैं, 0 से 30, और 30 से 60 तक क्या जलवायु दशाएँ होती हैं, और 60 से 90 तक लो लैटिट्यूड, मिडिल लैटिट्यूड और हाई लैटिट्यूड, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब अगर हम यहाँ की बात करेंगे इक्वेटोरियल जोन, तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड, ट्रॉपिकल वेट हो जाएगा, और अगर हम यहाँ की बात कर ले रहे हैं 25-30, तो कैसा होगा, वो ट्रॉपिकल ड्राई हो जाएगा, उष्ण शुष्क हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। ट्रॉपिकल जोन ही था पूरा, लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ चलेंगे वो कंडीशन चेंज होती जाएंगी। कैसे चेंज होंगी, क्लाइमेट वाले टॉपिक में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इतना अभी आपको ध्यान ये हमेशा याद रखना है कि ग्लोब पर 0 से यानी 0 to 30, 30 to 60 और 60 to 90 लो, मिडिल और हाई लैटिट्यूड्स में क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, क्या जलवायु दशाएँ मिलती हैं, और एक में ही डिफरेंट हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगर इसके विपरीत उष्ण और शुष्क है तो क्या होगा, उष्ण शुष्क मरुस्थल, ट्रॉपिकल ड्राई डेजर्ट, या आप इसको एरिड और सेमी एरिड बोल सकते हैं। एरिड और सेमी एरिड, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र, वहाँ पर क्या होगा, पानी बिल्कुल नहीं होगा और चट्टानें होंगी और मरुस्थल होगा, ये तो होगा। तो टेम्परेचर वेरिएशन बहुत होता है, दिन में तापमान ज़्यादा और रात में तापमान कम। दिन में तापमान ज़्यादा तो क्या हुआ, चट्टानों में क्रैक आ गए, ठीक है। रात में टेम्परेचर कम हो गया, तो अब आप देखिए चट्टानों में क्रैकिंग हो रही है। तो क्रैकिंग किसके कारण हो रही है, टेम्परेचर के कारण हो रही है। तो कौन सा यहाँ पे वेदरिंग हो जाएगा, मैकेनिकल हो जाएगा। कौन सा पक्ष है, यांत्रिक या भौतिक पक्ष है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार की जलवायविक दशाओं में किस प्रकार के अपक्षय होने लगते हैं। यानी चट्टानों में जब ताप ज़्यादा होगा और रात में ताप कम होगा तो उसमें संकुचन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, चट्टानें फैलेंगी और सिकुड़ेंगी, उससे चट्टानें टूटेंगी और भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय हो जाएगा। अब उसके बाद हम बात कर लें शुष्क शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी यांत्रिक अधिक होगा। यानी अगर हम शीतोष्ण कटिबंध की बात कर ले रहे हैं, इसमें जहाँ जहाँ पानी की कमी है या वर्षा की कमी है, ठीक है, शुष्क शीतोष्ण क्षेत्र बोला। यानी ड्राई जो ये पार्ट है, इसमें जो टेम्परेट वाला पार्ट है, इसमें ड्राई पार्ट्स देख लिए कौन से हैं, या जहाँ वर्षा कम हो रही है। वर्षा की मात्रा तो आप देखेंगे यहीं ज़्यादा होती है, 0 से 30 दोनों गोलार्धों में। तो यहाँ वर्षा की मात्रा कम हो रही है, तो वर्षा की मात्रा कम होने के कारण क्या है, वो ड्राई होगा। और ड्राई जहाँ भी है तो वहाँ क्या होगा, वहाँ मैकेनिकल वेदरिंग हो जाएगा। तो इसलिए आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब वहाँ मैकेनिकल कैसे होगा, आप ये बात पूछ सकते हैं कि टेम्परेचर तो वहाँ कम है, क्योंकि हम शीतोष्ण की बात कर रहे हैं। क्योंकि शीतोष्ण, अब शीत शब्द जुड़ गया इसके साथ, ठंडा हो गया। तो क्या है, अगर दिन में वहाँ तापमान ज़्यादा हो रहा है तो चट्टान में क्रैक आया, रात में तापमान कम हो गया तो उसमें बर्फ़ भी जम जाएगी, ये तो होगा। चट्टानों में दरार आई और उसमें वो पानी गया और वो जम गया। फिर पानी अगले दिन सनराइज के बाद क्या होगा, वो पिघल जाएगा। तो एक बार जम रहा है, एक बार पिघल रहा है, तो क्या हो रहा है, वहाँ भी चट्टानों में ये फैलाव और सिकुड़न होगी, तो वहाँ भी चट्टानें टूटेंगी, ठीक है। लेकिन हो कौन सा रहा है, यांत्रिक अपक्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी बात है कि कुछ ऐसा पार्ट जो इसकी बात कर ले रहे हैं, ये वाला, ये तो पूरे साल बर्फ़ से जमा है, फ्रीज पार्ट है ये वाला और ये वाला। तो यहाँ क्या है, जब तक बर्फ़ से जमा हुआ है तब तक वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, केमिकल और मैकेनिकल कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा मेल्ट होने लगता है तो क्या उसमें गति उत्पन्न हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगा। जब मेल्ट होना शुरू होगा तो क्या होगा, चट्टानों में टूट फूट ज़रूर होगी। तो ये क्या हुआ, जलवायु में भिन्नता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला इसका जो कंट्रोलिंग फैक्टर है वो क्या हो सकता है, वनस्पति का आवरण या वनस्पति का प्रभाव, वेजिटेशन। कोई क्षेत्र है, मान लीजिए ये क्षेत्र है ग्लोब पर, यहाँ डिफरेंट टाइप के वेजिटेशन, वनस्पतिक संरचना है, बहुत सारी वनस्पतियों से भरे हुए जंगल है। तो वनस्पति क्या करती है,
बायोलॉजिकल वेदरिंग करती है, लेकिन एक बात देखिए, दोनों काम हो रहे हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग तो कर रही है वो, लेकिन सपोर्ट भी कर रही है। पेड़ों की जड़ें क्या करती हैं, उस मिट्टी को, उस चट्टानों के जो संरचना है उनको जकड़े रहती हैं अपने अंदर। तो आवरण से ये फ़र्क भी पड़ता है, अपने अंदर उनको जकड़े रहती हैं, और क्या है, चट्टानों के अंदर घुस रही हैं तो उनको खोखला भी बना रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हो कि कोई भी स्थान जो वनस्पति जहाँ पर ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या है। और दूसरी एक और बात, सूर्य का ताप सनरेज को सतह तक जाने पे रोकती हैं। अगर यहाँ वनस्पतियाँ नहीं होती, मरुस्थल वाली स्थिति होती, तो सनरेज सीधा सीधा चट्टानों पे पहुँचती, अटैक करती। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये पेड़ों की वजह से क्या हो रहा है, सनरेज डायरेक्ट ज़मीन तक नहीं पहुँच रही है, पहुँच भी रही हैं तो उतनी प्रभावशाली होकर नहीं पहुँच रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो वनस्पति है वो भी अपक्षय को प्रभावित करती है। ठीक, तो इस तरह से आप देखेंगे कि अपक्षय का ये क्या स्थिति बनी। टॉपिक मुझे लगता है कठिन तो नहीं लगना चाहिए, बहुत आसान, धीरे धीरे मैंने आपको पढ़ाया है। अपक्षय क्या हुआ, अपने स्थान पर टूटकर बिखरना, यांत्रिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय, ये 3 प्रकार हो गए। नाम आसान है, लेकिन चीज़ें इनके अंदर कठिन है, उनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो टेक्निकल टर्म कोई आया उसको पकड़ के रखना है। ठीक, अब कंट्रोलर कौन हो सकते हैं, अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं, वो आपने सारे देख लिए। अब एक चीज़ और होती है, अपक्षय का भू-आकृतिक प्रभाव क्या है। जो जियोमॉर्फोलॉजी में हम उसको पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे उसका क्या रोल है, वहाँ पे क्या भूमिका है। तो भूमिका आपकी समझ में आ गई होगी कि भाई पूरा ही रोल है अपक्षय का। चट्टानों की टूट फूट, पहला स्टेप एक्सोजेनेटिक फोर्स का पहला स्टेप ही क्या है, अपक्षय कहलाता है। चट्टान की टूट फूट से ही तो शुरू होगा, क्योंकि एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या करता है, जो लैंड फॉर्म्स हैं उनको मिटाकर ग्रेडेशन करता है, समतलन करता है, धरातल को समतल बनाने का काम करता है। तो समतल बनाने के लिए पहला काम क्या करना होगा, चट्टान को तोड़ना ही तो होगा। जब वो टूटेगी तब टूटे हुए भाग को वहाँ से हटा के कहीं हटा फेंक देंगे, या वो चला जाएगा तो वो सरफेस प्लेन हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो अपक्षय है वो उसका भू-आकृतिक जो प्रभाव है, समझ में आ रहा होगा आपके। अब देखिए और क्या प्रभाव हो सकता है। अपक्षय के द्वारा चट्टानों का चूर्ण बनता है, चट्टानें टूटती हैं। अपक्षय के द्वारा चट्टानें टूट फूट होती है और उस चट्टान चूर्ण से मिट्टियों का निर्माण होता है। जो मिट्टी आप देख रहे हैं, मिट्टी क्या है, मिट्टी भी तो चट्टानें होती हैं, लेकिन इतना है कि चट्टान चूर्ण कहलाता है, चट्टानों का टूटा हुआ भाग कहलाता है। और वो कैसे टूट रहा है, अपक्षय के द्वारा टूट रहा है। और उस मिट्टियों में क्या हो रहा है, विभिन्न प्रकार की खेती हो रही है। तो आर्थिक स्थिति के अनुसार आप देख सकते हैं कि कृषि हो रही है, वो अर्थव्यवस्था में रोल प्ले करती है। तो अपक्षय द्वारा मिट्टियों का निर्माण और मिट्टियों में कृषि होती है। दूसरा आप कह सकते हो कि इंडस्ट्रियल अपक्षय के द्वारा भाई चट्टानों से खनिजों की प्राप्ति होती है। अपक्षय से चट्टानों का जो ऊपरी आवरण है वो हटने लगता है और हमें पता चलने लगता है कि इसके अंदर क्या खनिज, क्या मिनरल्स हो सकते हैं। जिप्सम वगैरह जो है, विशेषकर जिप्सम और चूना आपको अपक्षय के द्वारा ही मिलता है। अब कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, जैसे क्या आप देख सकते हैं कि पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े, चट्टान अपने स्थान पर टूटी और पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े टूटे और किसी नदी की धारा पे वो पत्थर रुक गया। चट्टान टूटी और वो पत्थर, मान लीजिए पहाड़ों से नदियाँ भी निकलती हैं और नदी के मार्ग में वो पत्थर आया। नदी के मार्ग में पत्थर आने से झील का निर्माण हो गया। झील निर्माण हुई, ये तो अच्छी बात है, लेकिन झील में जब पानी ज़रूरत से ज़्यादा भर जाता है तो झील टूट भी जाती है। तो ये क्या है, अपक्षय का भू-आकृतिक महत्व, की भू-आकृति में अपक्षय कैसे अपना रोल प्ले कर रहा है। दूसरा आपने देखा है कि जो बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, आइसबर्ग्स होते हैं, और वो क्या है, सागरीय भाग में आ जाते हैं किसी जलयान के आगे, तो क्या होता है, जलयान टकरा जाते हैं। तो ये क्या है, वो अपक्षय का ही एक परिणाम होता है कि बड़े बड़े जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो टूट रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आप कह सकते हो कि अपक्षय जो है वो अपर्दन, कल हम अपर्दन पढ़ेंगे। तो अपर्दन के लिए क्या करता है, एक भूमि तैयार करता है। अपर्दन क्या है, चट्टान का जो टूटा हुआ भाग है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है परिवहन के द्वारा, तो वो सम्मिलित क्रिया अपर्दन कहलाती है। तो अपर्दन हम कल पढ़ेंगे। तो अपर्दन, अपक्षय क्या करता है, अपर्दन के लिए एक भूमिका तैयार कर देता है। अपक्षय द्वारा धरातल नीचा होता है, कोई भी चट्टान है, अपक्षय के द्वारा टूट फूट हो रही है तो धरातल सरफेस नीचे हो रही है।
सिंपल सी बात है। उसके अलावा आप कह सकते हो कि उससे स्थलाकृतियाँ क्या क्या बनती हैं अपक्षय के द्वारा। तो डिफरेंशियल वेदरिंग के द्वारा क्या होता है, स्टोन लैटिस बनता है, जालीदार शिला, जैसे हम आगे पढ़ेंगे अभी, जालीदार शिला, ठीक है। हॉकबैक, एक्सफोलिएशन डोम, ये कुछ नाम आप याद कर लेना, मेसा, ठीक है। तो ये कुछ नाम है जो अपक्षय से बनने वाली स्थलाकृतियाँ होती हैं। उसके बाद हम यहाँ तक मुझे लगता है अपक्षय की बात आपको समझ में आ गई होगी कि अपक्षय क्या है। एक्सोजेनेटिक, डेन्यूडेशन, अब वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन। वेदरिंग को आपको डिटेल में पढ़ना था, और वेदरिंग कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। ग्लोब में कैसे हो रही है, ग्लोब में कौन से क्लाइमेटिक जोन्स ऐसे हैं जहाँ पर मैकेनिकल होगा, कहाँ केमिकल होगा, बायोलॉजिकल होगा, और लगभग ये तीनों एक साथ ज़्यादातर काम करते हैं। ये भी आपको साथ ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं द्रव्यमान संचलन या मास मूवमेंट के बारे में। तो उसमें आप देखिए, अभी तक आपने पढ़ा भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय। इनके द्वारा जो टूटा हुआ शैल पदार्थ है, यानी भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय द्वारा जो विघटित और विखंडित, यानी डिसइंटीग्रेटेड एंड डिकम्पोज जो रॉक्स हैं, उनका जो मलबा है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, या आप सीधे कह सकते हैं कि आप भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय के द्वारा जो टूटा हुआ शैल पदार्थ है उसको हम, या अपशिष्ट शैल पदार्थ है या रॉक वेस्ट है, उसको हम क्या बोल देते हैं, शैल अपशिष्ट या रॉक वेस्ट। यानी किसी भी चट्टान का भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय द्वारा जो टूटा हुआ भाग होता है उसको हम रॉक वेस्ट या शैल अपशिष्ट कह देते हैं। रॉक वेस्ट, ये रॉक वेस्ट ही हमारा द्रव्यमान संचलन के लिए आगे दिशा देगा। अब शैल अपशिष्ट का किसी पहाड़ी ढाल के सहारे सामूहिक रूप से गतिशील होने की प्रक्रिया को द्रव्यमान संचलन कहते हैं। ये बात नहीं समझ में आई होगी। जो रॉक वेस्ट है, उस रॉक वेस्ट का एक बड़ी मात्रा में किसी भी ढाल के सहारे स्थानांतरण होना, ढाल के सहारे स्थानांतरण होना, ये बोला, एजेंट के थ्रू नहीं बोला है, किसी भी अपर्दनकारी शक्ति के द्वारा नहीं बोला है, अपर्दन के एजेंट के थ्रू नहीं बोला है। इस बात पे आपको ध्यान देना है। तो आप इसको चाहे लिख लीजिए, सामान्यतः शैल अपशिष्टों के पहाड़ी ढाल के सहारे सामूहिक रूप से गतिशील होने की जो क्रिया है या प्रक्रिया है उसको हम द्रव्यमान संचलन कहते हैं। उसमें ढाल का होना, ढाल की एक अल्पनीय इम्पोर्टेंस होती है। किसी भी गतिशील कारक, जो मैंने आपको हिमानी, वायु या आपका रनिंग वाटर ये सब बताए थे, उन सब का रोल नहीं है इसमें। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का रोल है और स्लोप का रोल है। इसमें गुरुत्व बल प्रभावी रहता है। ये बात आपको ध्यान रखने की है कि द्रव्यमान संचलन, मास मूवमेंट और जो आपका इरोजन है, अपर्दन है, उसमें क्या अंतर है। अपर्दन अपने कारक एजेंट्स के थ्रू होता है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जो शैल अपशिष्टों के पहाड़ी ढाल के सहारे सामूहिक रूप से गतिशील होने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, द्रव्यमान संचलन कहलाती है। इसके लिए क्या, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, गुरुत्वीय बल प्रभावी होता है। अपर्दन के जो एजेंट हैं, परिवहन की जो शक्तियां हैं, जिनको आपको हिमानी और परिहिमानी, रनिंग वाटर, वायु, ये सब बताए थे, ये सब इसमें कोई सहयोग नहीं करते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो मास मूवमेंट होता है, द्रव्यमान संचलन होता है, वो पहाड़ी ढाल के सहारे और गुरुत्वीय बल के कारण, स्थितिज ऊर्जा के कारण तब ऐसा होता है कि कोई बड़ा खंड जो है, बड़े मास का एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण जो हो रहा है वो क्या कहलाता है, मास मूवमेंट होता है। आज मास मूवमेंट के लिए अब दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि चट्टानों के पदार्थ का अलग होना। भाई कोई भी मास का, कोई भी द्रव्यमान, कोई भी खंड कब जाएगा
फिसलन होगी उसकी या उसमें संचलन होगा, जब वो मेन चट्टान है उससे टूटेगा। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? रॉक वेस्ट की बात कर रहे हैं। और रॉक वेस्ट क्या है? अपक्षय की क्रिया द्वारा चट्टान का टूटा हुआ भाग, उसी को तो हमने शैल अपशिष्ट या रॉक वेस्ट का। और उस रॉक वेस्ट का एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना, बड़ी मात्रा में सामूहिक रूप में चले जाना, वो क्या कहलाता है? मास मूवमेंट कहलाता है। तो मास मूवमेंट के लिए क्या ज़रूरी है कि पहले तो किसी भी चट्टान से उसके पदार्थ का अलग होना, तथा दूसरा किसी ढाल के सहारे उस टूटे हुए भाग का गतिशील होना। ठीक है, तो आप एक चीज़ ये कह सकते हो कि ढालों के सहारे जो अपक्षयित मलबा के संचलन के लिए क्या बोल देते हैं? द्रव्यमान क्षय शब्द का प्रयोग किया जाता है। ढालों के सहारे अपक्षयित मलबा, ठीक है, ढालों के सहारे अपक्षयित मलबा के संचलन को क्या बोल देते हैं? मास वेस्टिंग या द्रव्यमान क्षय बोल देते हैं। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है। अच्छा, अब जो द्रव्यमान संचलन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें आपको ध्यान देना है कि वो दो टाइप से होता है। ये मैं आपको क्लियर कर चुका कि इसमें जो परिवहन के साधन हैं उनका कोई हाथ नहीं होता, उनका कोई रोल नहीं होता है। इसमें जो रोल होता है वो मेन किसका रोल होता है? वो गुरुत्वीय बल का रोल होता है, ढाल का रोल होता है, और अब किसी भी परिवहन की शक्ति का इसमें कोई रोल नहीं होता है। इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है। तो और एक बात और, जो बृहत संचलन है वो अपर्दन के अंदर नहीं आता, इस बात को आपको ध्यान रखना है। वो अपने आप में अलग क्रिया है। वेदरिंग अलग है, मास मूवमेंट अलग है, इरोजन अलग है, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन आप इरोजन के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन ये दोनों क्रियाएं अपने आप में अलग और ये क्रिया अपने आप में अलग। तो जो मास मूवमेंट है वो अपर्दन के अंदर नहीं आता। अपर्दन के अंदर जो अपर्दनकारी शक्तियाँ हैं उनके द्वारा किया गया कार्य आता है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है। अब जो मास मूवमेंट की बात है, इसमें दो टाइप से हो सकता है, मंद संचलन और तीव्र संचलन, यानी स्लो मूवमेंट और रैपिड मूवमेंट। स्लो मूवमेंट में क्या है? स्लो मूवमेंट इतनी धीरे होता है कि उसका आभास होना बहुत कठिन हो जाता है। इसमें पदार्थों का संचलन इतना मंद होता है कि इसका आभास करना बड़ा कठिन हो जाता है, और पर्यवेक्षण को इसका पता बहुत दीर्घ काल में चल पाता है कि कहीं मास मूवमेंट हो रहा है या ये जो आपका स्लो मास मूवमेंट हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मास मूवमेंट है या जो द्रव्यमान संचलन है वो दो प्रकार से काम कर रहा है, एक मंद संचलन, एक तीव्र संचलन। तो जो मंद संचलन है वो कहाँ होता है? परिहिमानी क्षेत्रों में होता है या आर्द्र शीतोष्ण क्षेत्रों में होता है, जहाँ पर अधिक गहराई तक बर्फ़ जमी रहती है, और जब उसमें थोड़ी पिघलन होती है तब वो क्रिया बहुत धीरे धीरे स्टार्ट होती है। दूसरा क्या होता है? तीव्र संचलन। तीव्र संचलन में आपको देखना है ये आर्द्र जलवायु प्रदेशों से लेकर तीव्र ढालों पर घटित होते हैं। ये आर्द्र जलवायु प्रदेशों से लेकर तीव्र ढालों तक घटित होते हैं, और इसमें सॉइल फ्लो यानी मृदा प्रवाह, और दूसरा आप कह सकते हैं मलबा अवधाव और कीचड़ प्रवाह। ये तीन प्रवाह इसमें भी आप इसको बस खाली थोड़ा ध्यान रखना है कि मास मूवमेंट क्या है, इसमें रॉक वेस्ट क्या है, रॉक वेस्ट का सामूहिक रूप से फिसलना ही क्या कहलाता है? मास मूवमेंट हो गया। मास मूवमेंट की दो क्रियाएं हो गई, जिनमें एक मंद संचलन और एक तीव्र संचलन। मंद संचलन में आप कह सकते हो स्लो मूवमेंट, और दूसरा रैपिड मूवमेंट। इनमें जो स्लो मूवमेंट है वो बहुत स्लो होता है, उसका आभास बहुत लंबे समय में हो पाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया परिहिमानी क्षेत्रों में होता है। दूसरा जो तीव्र है वो आर्द्र जलवायु और कैसे तीव्र ढालों वाले क्षेत्रों में। तीव्र ढाल होगा तो क्या होगा? संचलन में तीव्रता रहेगी, यही तो होगा। तो जिसमें सॉइल फ्लो, मड फ्लो और एवलांश, यानी कि मृदा प्रवाह, कीचड़ प्रवाह और अवधाव, ये तीन नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये कभी कभी इनका जिक्र आ जाता है। एक चीज़ इसमें आती है भूमिस्खलन या भूस्खलन या लैंडस्लाइड, इसी से संबंधित है। भूस्खलन या लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या है? जो रॉक वेस्ट की बात अभी आपने की थी, रॉक वेस्ट के स्थानांतरण या द्रव्यमान संचलन के सभी प्रकार को मृदा एवं हिम सहित सामूहिक रूप से भूमिस्खलन कहा जाता है। मतलब यहाँ पर हम मिट्टी और हिम पूरे पदार्थ की बात ले रहे हैं कि इसमें मिट्टी वाला भाग चट्टानी पदार्थ भी हो सकता है और हिमशिला भी हो सकती है।
ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो रॉक वेस्ट के स्थानांतरण की बात हम द्रव्यमान संचलन के अंतर्गत कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, मृदा और हिम यानी जो मिट्टी है और जो चट्टानी भाग है वो, और जो हिमशिलाएँ हैं, उन सबका सामूहिक जो रूप से जो स्थानांतरण हो रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं, भूस्खलन या भूमि स्खलन। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली, भूस्खलन बहुत तीव्र होता है और जो इसमें स्खलित होने वाले पदार्थ हैं वो अपेक्षाकृत कैसे होते हैं, शुष्क होते हैं, वो ड्राई होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक बात इसमें आती है सर्पण, क्रीप। तो उसमें आपको ध्यान देना है कि ढालों के सहारे पदार्थों के अति मंद गति से, जो प्रायः दृश्य नहीं होता, मतलब सर्पण या क्रीपिंग। सर्पण या क्रीपिंग मतलब ढालों के सहारे पदार्थों का बहुत मंद गति से खिसकना, जो विजिबल नहीं है, दृश्य नहीं है, उसको हम क्या, नीचे की दिशा में जाना, उसको हम क्या बोल देते हैं, आपका ये सर्पण बोल देते हैं। और इनमें उनकी दशाओं के विशेषताओं के अनुसार क्या करते हैं, हम दो भागों में बांट देते हैं, जिनमें एक सॉइल क्रीपिंग होता है और एक आपका रॉक क्रीपिंग होता है। मतलब सॉइल क्रीपिंग में मिट्टी और चट्टान के अवशिष्ट की बात हो रही है, और जो रॉक क्रीपिंग है उसमें हम क्या बात कर रहे हैं, शैल खंड की बात कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है, क्रीपिंग, सॉइल क्रीपिंग, सर्पण, ये क्या है, सर्पण के बारे में कि जो ढालों के सारे पदार्थों का बहुत मंद गति से, बहुत ही मंद गति से जो संचलन है, जो दृश्य नहीं है, विजिबल नहीं है, उसको हम क्या बोल देते हैं, सॉइल क्रीपिंग बोल देते हैं। मिट्टी का जहाँ पर हो रहा है, मिट्टी और चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों का, उसको हम सॉइल क्रीपिंग बोल देते हैं, और जो हमारा जो बड़े चट्टान खंड है उनको हम रॉक क्रीपिंग बोल देते हैं। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अलग अलग जो पर्यावरणीय दशाएं हैं, उन अलग अलग पर्यावरणीय दशाओं में इनके अलग अलग नाम हो जाते हैं। जहाँ पर परिहिमानी क्षेत्रों में सॉलिफ्लेक्शन, ठीक है, सॉलिफ्लेक्शन, और दूसरा हम बोल देते हैं कॉन्जेलिफ्लेक्शन। ये दो नाम याद रखना, दो नाम आपको, बस इनका संबंध किससे, इस टाइप से पूछा जाता है। परिहिमानी क्षेत्रों में जो सॉइल क्रीपिंग है, उस सॉइल क्रीपिंग को हम सॉलिफ्लेक्शन या कॉन्जेलिफ्लेक्शन कह देते हैं। ये ध्यान रखना है। तो टोटल ये आपका एक पार्ट अभी कंप्लीट हुआ, जिसमें आपने देखा कि जो वेदरिंग और मास मूवमेंट की बात हुई। तो मास मूवमेंट के बारे में एक बार फिर से आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो भी रॉक वेस्ट होता है, उस रॉक वेस्ट का एक सामूहिक रूप से स्थानांतरण बिना अपर्दनकारी शक्तियों के सहयोग से होना क्या कहलाता है, द्रव्यमान संचलन कहलाता है, मास मूवमेंट कहलाता है। उसमें किसी भी अपर्दनकारी शक्ति का कोई भी रोल नहीं होता है। अपर्दनकारी शक्ति मतलब अपर्दन के जो एजेंट होते हैं, जैसे रनिंग वाटर है, हिमानी है, पवन विंड्स हैं, ये सब चीज़ों की यहाँ पर कोई रोल नहीं होता। मास मूवमेंट अपर्दन के अंतर्गत नहीं आता। मास मूवमेंट अपने आप में अलग क्रिया है, जिसमें मेन जो रोल होता है वो ढाल का और ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है। ठीक, तो वेदरिंग क्या हुआ, मास मूवमेंट क्या हुआ, और इरोजन की बात हम नेक्स्ट अपने टॉपिक में करेंगे। तो मुझे लगता है कि इतनी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। तो बस इसको एक बार थोड़ा सा और रिवाइज़ करना है। तो ये एक्सोजेनेटिक फोर्स का एक पार्ट था जो आपने देखा। इसका जो दूसरा पार्ट है, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, इनसे डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। वो कौन से होते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। और बहुत जल्दी आपका ये जियोमॉर्फोलॉजी का सेक्शन कंप्लीट होने वाला है। फिर हम नेक्स्ट अपना क्लाइमेट और बाकी की चीज़ें करेंगे। तो यहाँ आपने देखा कि एक एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक, एंडोजेनेटिक की बात एक लेवल कंप्लीट हुआ, उसके बाद अब एक्सोजेनेटिक का सेक्शन चल रहा है। तो एंडोजेनेटिक का पार्ट्स आपने देखा कि आप एंडोजेनेटिक के चार्ट को, एक एंडोजेनेटिक का पूरा चार्ट अपना अलग से बना लीजिए, एक एक्सोजेनेटिक का चार्ट अपना अलग से बना लीजिए। एक्सोजेनेटिक में जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो डेनुडेशन है। आप कह सकते हो एक बड़ी शक्ति, उसने चार्ज दे दिया अपने से जूनियर को, ठीक है, मतलब काम सारे वो कर रहा है, काम दोनों के एक जैसे में, थोड़ा सा बस अंतर है पावर का। तो एक्सोजेनेटिक, उसके बाद डेनुडेशन। अब डेनुडेशन का उसकी अपनी एक पूरी टीम है। उस टीम में कौन कौन आता है, एक वेदरिंग आता है, एक मास मूवमेंट आता है, एक आपका इरोजन आता है, एक ट्रांसपोर्टेशन आता है, एक डिपोजिशन आता है। तो अभी तक हमने जो बात की वो चट्टानों की टूट फूट की बात की और उनके खिसकाव की बात की। अब कल जो हम बात करेंगे वो हम वेदरिंग और ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन की, मतलब जो चट्टान टूटी तो टूटा हुआ भाग एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंच रहा है अपर्दन के एजेंट के थ्रू,
और वो जब एक जगह से टूट रहा है तो वो भी चट्टान का स्वरूप बदल रहा है, और जो अभी आपने निक्षेपण या डिपोजिशन पढ़ा, तो जब दूसरे स्थान पर जाके जम जा रहा है तो वहाँ पर भी एक नई स्थलाकृति का निर्माण होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, कल फिर हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।